शुरुआत हम उसी बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं जिस पर पूरे देश की नजर इस वक्त टिकी हुई है। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में सीधे आपको लिए चलते हैं। आरसीबी की जीत के जश्न का शिकार हुए उन 11 लोगों के बारे में आपको बताते हैं जिनकी मौत का कोई जिम्मेदार नहीं है। इन लोगों की गलती इतनी थी कि ये भी लाखों लोगों की तरह विराट कोहली आरसीबी के फैंस थे। कर्नाटक सरकार के उस जश्न समारोह में आए थे जो 18 साल बाद आरसीबी की आईपीएल जीत के उपलक्ष्य में रखा गया था। लेकिन उन्हें पता क्या था कि सरकार सिर्फ इस जीत को भुनाने के लिए, आम लोगों को बचाने के लिए नहीं है। Cricket Association which arranged the program. See, earlier also the same police people were doing the security job during the matches. This time also they were doing this security job. See, of course, it should not have been happened. This tragedy should not have been happened. We are with the sufferers, victims. वास्तव में खुशी और पागलपन में एक धागे भर का फर्क है। अगर जश्न अपनी हद में रहे, उससे किसी दूसरे व्यक्ति की आजादी और दायरे का उल्लंघन नहीं हो रहा था, तो वो खुशी स्वीकार्य है। लेकिन अगर ये अपनी हदें पार करके सड़कों पर आ जाए, शोर और अराजकता में बदल जाए, ट्रैफिक को रोकना शुरू कर दे, ये पागलपन ही कहा जाएगा। जैसा कल रात देखने को मिला था। हम आपको ये तस्वीर दिखाते हैं। रात में सड़कों पर जमकर डांस हुआ, धीरे धीरे से हुड़दंग हंगामे में बदल गया। देखते देखते आवाज शोर में तब्दील हो गई। हंगामे में देखिए इस कदर खुमार में थे कि ट्रक रुकवाकर उसका हॉर्न बजवाना शुरू कर दिया। अब ट्रक का हॉर्न बज रहा है और उस पर ये लोग डांस कर रहे हैं। हॉर्न डांस होते होते फितूर किस हद तक पहुंचा कि इतनी बड़ी घटना हो गई। कल की पूरी रात बहुत से लोगों के लिए जश्न मनाते हुए निकल गई, फिर भी सुबह तक जोश ठंडा नहीं हुआ। और जब लोगों को चिन्नास्वामी स्टेडियम में जश्न की जानकारी तक मिली, फिर से वो सड़कों पर उतर आए। हम आपको तस्वीरें दिखाना चाहते हैं मेट्रो की। आप बेंगलुरु मेट्रो की ये तस्वीरें देखिए। एक शहर, देखिए ये जानकारी तो बड़े दिनों से आ रही है, कुछ बारिश हो जाए क्या हालत हो जाती है। बेंगलुरु का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहीं के लोग अब उससे परेशान हैं जो हालत है। अब ऐसे में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, परिस्थितियों की व्यवस्थाओं में जो कमियां हैं, उसके बाद जब इस तरह के जश्न का आयोजन हो, खुला न्योता हो। बेंगलुरु मेट्रो की ये तस्वीरें देखिए। ये वीकेंड नहीं है, ये एक वर्किंग डे का हाल है जहां पैर रखने की बात करना तो बेकार है, जरा सा हिलने की भी जगह ट्रेन के अंदर नहीं थी। आरसीबी की विक्ट्री परेड के चलते अगर आप देखिए तो बेंगलुरु की ये चिन्नास्वामी स्टेडियम के आसपास वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध तक लगा दिया गया था। ये तो आप प्लेटफॉर्म की तस्वीरें देख रहे हैं, कुछ ट्रेन के अंदर की तस्वीरें हैं। वो जब आप देखेंगे मेट्रो की, मतलब लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं, हिलना डुलना मुश्किल हो रहा है। इसीलिए ज्यादातर फैंस, प्रशंसक जो है वो मेट्रो से स्टेडियम पहुंच रहे थे। इसके कारण दोपहर से ही एमजी रोड, कब्बन पार्क मेट्रो स्टेशन पर लोगों का मेला लग गया। बाद में ऐसी स्थिति आई कि वहां पर ट्रेन को रोकने से ही मना कर दिया गया कि इन दो स्टेशन पर ट्रेन को नहीं रोक सकते। ये देखिए, मतलब कोई भी अनहोनी होने का खतरा हो गया था। गनीमत ये रही कि कम से कम मेट्रो में कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये भीड़ इस बात की तस्दीक कर रहे थे कि क्या हो सकता है। ये सड़कों पर जब निकलेंगे लोग, जब स्टेडियम के लिए पहुंचेंगे लोग, तो फिर क्या हालत होगी। मुझको लगता है कि जांच होनी चाहिए इसको लेकर। और अब आपको एक संवेदनहीन वीडियो दिखाते हैं। इस घटना के बाद देखिए, जब कर्नाटक के डिप्टी सीएम घायलों का हालचाल जानने के लिए अस्पताल पहुंचे तो देखिए डीके शिव कुमार बैठे हुए हैं। महिला खड़े होकर उनसे गुहार लगा रही है, जबकि डीके शिव कुमार घायलों का हालचाल पूछने के लिए अस्पताल गए। कुर्सी पर बैठे हैं और वहां पर महिला हाथ जोड़कर उनसे गुजारिश कर रही है। We never expected such an incident would have happened. Of course, no one no political party or no officials doesn't want. They have done their best in their, but it was uncontrollable crowd. We never expected such a big following. After 18 years, they have been looking at something great, something great. It was a team effort which has happened, and you see the crowd. They have left all their jobs, all their places, and they have been. The entire Vidhan Sabha came on the streets outside. I could see the
Manipal Hospital, all the other IT people, everything worked out. HAL, entire HAL staff was there in the airport itself. जनता सड़कों पर आ गई, इसलिए घटना घटी। हम तो आपसे कह ही रहे थे, इस घटना में 11 लोगों की मौत का कोई जिम्मेदार नहीं है। क्या बिलावल ये खुद स्वीकार रहे हैं पूरे विश्व के सामने कि सारे नहीं हैं, लेकिन कुछ पाकिस्तानी तो आतंकवादी हैं, और हम भी यही कह रहे हैं। बिलावल जब ये कहते हैं कि सारे आतंकवादी नहीं हैं, तो इसका मतलब यही हुआ कि वो ये स्वीकार रहे हैं कि पाकिस्तान में आतंकवादी तो हैं, भले ही सारे नहीं होंगे। पाकिस्तान के नेता तो खुद ही ये स्वीकार करते हैं कि उन्होंने पश्चिमी देशों के लिए आतंकी काम किए, जिहादी तैयार किए। इसीलिए अब बिलावल भुट्टो अगर ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के सारे लोगों को भारत आतंकी नहीं समझे, तो ये अपने आप में ये स्वीकार करना है कि सारे नहीं कुछ है। सबसे पहले आप बिलावल भुट्टो का यही बयान सुनिए, फिर आगे की बात करते हैं। तो ये उनका अंतर्राष्ट्रीय स्वीकारना था, ये उनका कबूलनामा था कि सारे आतंकी नहीं हैं, लेकिन कुछ है। बिलावल भुट्टो जरदारी आपके लिए। भारत का डेलीगेशन गया तो भारत ने पाकिस्तान को एक्सपोज करने का काम किया, दुनिया को बताया कि क्यों भारत को ऑपरेशन सिंदूर चलाना पड़ा, बताया कि कैसे हमने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को हिट किया। लेकिन अब पाकिस्तान विदेश में जाकर भारत के हमलों से खुद को डिफेंड कर रहा है। और देखिए, ये वही वॉशिंगटन डीसी है जहां पे सबसे बड़ा फेस ऑफ हुआ। शशि थरूर, एक ऐसे व्यक्ति जिनका अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हर कोई उन्हें पहचानता है, जानता है, और वो सबूतों के साथ बात कर रहे थे। और दूसरी तरफ सबसे बड़े ब्लंडर बिलावल भुट्टो, जो वहां जाकर खुद ही बताते हैं कि सारे नहीं कुछ आतंकवादी है। इसके बाद पाकिस्तान कह रहा है कि भारत में इस्लामोफोबिया है। आप देखिए, चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी हो, सलमान खुर्शीद हो, तमाम लगभग हर डेलीगेशन में एक न एक मुस्लिम सांसद भी भारत की तरफ से गया है, ताकि हम ये विश्व को दिखा सकें कि इस देश में किस तरह की लोकतंत्र व्यवस्था है। इसी पर पाकिस्तान का प्रतिनिधिमंडल घिर गया है। बहुत दिलचस्प है, ये जरूर देखिएगा। पहलगाम में जब पाकिस्तान के आतंकियों ने धर्म पूछ कर हिंदुओं को मारा था, तो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। इस ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देने के लिए भारत की तरफ से सेना की 2 महिला अधिकारी चुनी गई, जिन्हें आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया कुरैशी, आर्मी की कर्नल है, कर्नल सोफिया कुरैशी, और दूसरी थी विंग कमांडर व्योमिका सिंह। इसके बाद भी पाकिस्तान विदेश में जाकर ये झूठ फैला रहा है कि भारत में मुसलमानों की आवाज तो सुनी ही नहीं जाती। देखिए, बिलावल भुट्टो जरदारी ये झूठ फैला रहे थे, और मीडिया के सामने जब उन्होंने ऐसा कहा तो उनकी पोल खुद ही वहां पर खुल गई। सीधे बिलावल से पूछ लिया कि आप तो भारत में मुसलमानों के दमन की बात कर रहे हैं, लेकिन भारत ने तो इस ऑपरेशन की जानकारी देने के लिए एक मुस्लिम अधिकारी को ही आगे किया, महिला अधिकारी को। ये सुनते ही बिलावल को जवाब नहीं सूझा, इधर उधर की बातें करने लगे, जलेबी तलने लगे उसके बाद, क्योंकि कर्नल सोफिया कुरैशी का जिक्र जब सामने से मीडिया की तरफ से आया तो बिलावल भुट्टो जरदारी के पास कोई जवाब नहीं बचा था। भारत ने तो अपनी बात रखने के लिए कुल 7 डेलीगेशंस भेजे, जिनमें 51 सांसद शामिल थे, लेकिन पाकिस्तान ने 9 सदस्यों का डेलीगेशन भेजा। ये साफ तौर पर भारत की कॉपी है, और फिर कॉपी भी वेरी बैड कॉपी। डेलीगेशन की अध्यक्षता पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी कर रहे हैं। ये प्रतिनिधिमंडल न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन डीसी, लंदन, ब्रसल्स का दौरा कर रहा है। इसके अलावा डेलीगेशन में जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉक्टर मुसद्दिक मलिक, पूर्व सूचना मंत्री शेरी रहमान, पूर्व विदेश मंत्री हिना रब्बानी खान, पूर्व रक्षा मंत्री खुर्रम दस्तगीर खान शामिल हैं। इसके अलावा पूर्व मंत्री हैं सैयद फैसल अली सबजवारी, सेनेटर बुशरा अंजुम भट्ट, पूर्व विदेश सचिव जलील अब्बास जिलानी और तहमीना जंजुआ इस डेलीगेशन में शामिल हैं। पाकिस्तान के इस डेलीगेशन असली मकसद ये है कि वो कश्मीर मुद्दे को, उसका इंटरनेशनलाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीयकरण करना चाहता है। अगले महीने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता पाकिस्तान के पास होगी, और उसमें वो कश्मीर के ऊपर रेजोल्यूशन ला सकता है, क्योंकि 2019 में जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया है, पाकिस्तान को लगता है कि कश्मीर का मुद्दा
ठंडे बस्ते में चला गया है, क्योंकि उसके बाद कश्मीर विकास, अमन, शांति के रास्ते पर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। वहां के आम लोग विकास देखकर उसमें शामिल हो रहे थे। पर्यटन अपने चरम पर बढ़ रहा था। वो चाहता है कि कश्मीर एक इंटरनेशनल मुद्दा बन जाए, इसीलिए जहां भारत बार बार विदेशों में जाके टेररिज्म टेररिज्म टेररिज्म, आतंकवाद 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 कह रहा है, वो वही के वर्ड की राख अलापने के लिए पहुंचा है। हालांकि इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भारत ने यह बहुत पहले ही साफ कर दिया था कि मुद्दा कश्मीर नहीं है, पाकिस्तान का मुद्दा, पाकिस्तान के साथ भारत का मुद्दा आतंकवाद है, और कश्मीर तो भारत का अभिन्न अंग है। अब तो पीओके पर बात होगी कि वो भारत को कब सौंपेगा। और वैसे भी शिमला समझौते के तहत कश्मीर दोनों के बीच एक द्विपक्षीय मुद्दा है, इसीलिए पाकिस्तान चाहे जितने भी हाथ मारे कोई फायदा नहीं होने वाला है। और यही तो हमारे प्रतिनिधिमंडल के सदस्य भी बताए हैं। दरअसल चीन एक ऐसा देश है जो दूसरे देशों को अस्थिर करने के लिए कई तरह के टैक्टिक्स अपनाता है। उन्हीं में से एक है बायो टेररिज्म, जो चीन अमेरिका में करने की कोशिश कर रहा है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे, अमेरिका के मिशिगन में 2 चीनी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि इन्होंने एक खतरनाक जैविक रोगाणु यानी बायोलॉजिकल पैथोजन को अमेरिका में स्मगल किया है। सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर ये बायोलॉजिकल पैथोजन होता क्या है और ये चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है। कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इंसानों, जानवरों, पौधों में बीमारी पैदा करता है उसे पैथोजन कहते हैं। ये बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या परजीवी यानी पैरासाइट्स हो सकते हैं। पैथोजन कई तरह की बीमारियों का कारण बनते हैं, जिन्हें संक्रामक बीमारियां कहते हैं। विदेशी मीडिया के अनुसार इस पैथोजन का इस्तेमाल कृषि आतंकवाद यानी एग्रो टेररिज्म, यानी हथियार के रूप में आप प्लांट्स पर इसे छोड़ दीजिए तो फसल के फसल बर्बाद हो जाएंगे, खेती चौपट हो जाएगी। इस खतरनाक पैथोजन का नाम है फ्यूसेरियम ग्रामिनेरम। एक बार फिर से सुनिए, फ्यूसेरियम ग्रामिनेरम। और इसकी स्मगलिंग कोई मामूली गोल्ड या ड्रग्स जैसी स्मगलिंग नहीं है, ये तो सीधा अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा पर सेंधमारी है। और इसी बात से अमेरिका में हड़कंप मचा हुआ है। अमेरिका के लिए ये कितनी गंभीर चिंता का विषय है, ये एफबीआई डायरेक्टर ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में संभावित खतरों की जानकारी दी है। जी हां, सीधा एफबीआई डायरेक्टर ने इसके बारे में जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि ये पैथोजन फसलों में हेड ब्लाइट नाम की बीमारी पैदा करता है। ऐसी बीमारी जो गेहूं, मक्का, जौ, बाजरा, चावल की फसल को तबाह कर देता है। ये पशुओं को, इंसानों के लिए खतरनाक है। दुनिया भर में हर साल इससे अरबों डॉलर का आर्थिक नुकसान होता है। एफबीआई के अनुसार दोनों आरोपियों ने कबूल किया है कि मिशिगन यूनिवर्सिटी की लैब में इस पैथोजन को स्मगल किया गया है। तफ्तीश में पाया गया कि इन दोनों को स्मगलिंग के लिए बाकायदा फंडिंग हुई थी और दोनों ही चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से संबंध रखते हैं। इस घटना ने एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप के उन बयानों को चर्चा में ला दिया जिसमें उन्होंने चीन और बायो वेपन की फैक्ट्री चीन को बताया था। ये घटना दुनिया के लिए एक बड़ा अलार्म बनकर उभरी है और अमेरिका अब इस मामले को दुनिया भर में बायो टेररिज्म की मिसाल के तौर पर बताने की तैयारी कर रहा है। IRCTC भी टिकटों की चुटकियों में होती बुकिंग से परेशान है। इसके पीछे हो रहे जो भी फर्जीवाड़ा है, बड़े फर्जीवाड़े का भंडाफोड़ हुआ है, जिस पर IRCTC एक्शन ले रहा है। पिछले 5 महीनों में 3.5 करोड़ फर्जी यूजर आईडी को डीएक्टिवेट किया गया है, मतलब फेक अकाउंट्स जिससे वो फटाफट बुकिंग कर रहे थे। 3.5 करोड़। इसके अलावा 20 लाख यूजर आईडी को दोबारा सत्यापन प्रक्रिया में डाला गया है, उनका वेरिफिकेशन कराया जा रहा है। IRCTC ने अपनी जांच में पाया कि टिकट बुकिंग शुरू होने के सिर्फ पहले 5 मिनट में, आप सोचिए, मतलब लगभग 2.9 लाख यानी लगभग 3 लाख संदिग्ध PNR जनरेट हुए थे। ये टिकट सामान्य श्रेणी और तत्काल दोनों तरह से के थे। ये टिकट बुकिंग फर्जी यूजर आईडी बनाकर लिए गए थे। ये आंकड़े केवल पिछले 5 महीनों यानी जनवरी से मई तक के 2025 के हैं। आप सोचिए, इतने सारे जो ईमेल्स हैं वो ब्लॉक किए जा रहे हैं। कुल शिकायतें 134 थी। ये सभी फेक आईडीज है जिससे विंडो खुलते ही वो फटाफट पहले बुकिंग कर ले रहे थे, तब फिर उसकी ब्लैकमेलिंग करते, माफ कीजिए, ब्लैक मार्केटिंग करते होंगे।
इतना ही नहीं, राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल पर फर्जी ईमेल को लेकर 134 शिकायतें दर्ज, 6,800 से अधिक डिस्पोजेबल ईमेल डोमेन को ब्लॉक किया गया। अब ऐसे में अप्रैल और मई 2025 के बीच किए गए सर्वे में 396 से अधिक जिलों के 55,000 से ज्यादा रेल यात्रियों से राय ली गई। पिछले 12 महीनों में ऑनलाइन बुकिंग कराने वाले करीब 73% लोगों का कहना है कि विंडो ओपन होते ही, बुकिंग ओपन होते के बाद टिकट करीब 1 मिनट में बिक जाते हैं, जिसके बाद वेटिंग शुरू हो जाती है। सर्वे में 30% लोगों ने कहा कि वो अपनी सीट सुरक्षित करने के लिए ट्रैवल एजेंट्स पर निर्भर है। 40% यात्री ही IRCTC के जरिए बुकिंग करते हैं, भरोसा रखते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि वो टिकट कंफर्म के लिए मजबूरन रेलवे काउंटर पर जाते हैं। कई लोग ऐसे थे जिनका कहना था कि वो इसके लिए सांसद या रेलवे कर्मचारियों से संपर्क में आते हैं। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए तत्काल का एक विकल्प दिया था। तत्काल टिकट उद्देश्य यही था, ट्रांसपेरेंसी हो, पारदर्शिता, पहले आओ पहले पाओ की प्रक्रिया, जिसके लिए रेलवे अलग से भी पैसे चार्ज करता था। अगर आपको कम शॉर्ट नोटिस में आज के ही ट्रेन पर जाना है तो ऐसे में आप ये कर सकते थे, लेकिन ये भी कालाबाजारियों की भेंट चढ़ गया। अब जाकर उस पर लगाम कसी जा रही है, क्योंकि ऐसे तमाम जो लोग थे उन पर नकेल कसी जा रही है। पिछले साल तत्काल टिकट बुक करने वाले 29% यात्रियों से बताया कि 0 में से 25% मौकों पर ही टिकट कंफर्म हुआ। 10 बार बुकिंग कराने पर सिर्फ 1 या 2 बार टिकट कंफर्म हुआ। अन्य 29% यात्रियों का कहना था कि वो तत्काल टिकट बुक कराने में सफल ही नहीं हो पाए, यानी एक बार भी उनके टिकट कंफर्म नहीं हुआ। केवल 10% ही खुशनसीब थे जिनका टिकट पाने में सफलता मिली थी। आप जब ऑनलाइन टिकट के लिए विंडो खोलते हैं तो कई बार वेबसाइट क्रैश हो जाता है, बफरिंग होती है, पेमेंट में परेशानी, आपको वेबसाइट पर टिकट दिखाती है लेकिन जब आप बुकिंग करते हैं तो गायब। जिस तत्काल प्रक्रिया के लिए रेलवे आपके अतिरिक्त पैसे भी ले रहा है, वहां भी आपके पास टिकट कंफर्म की गारंटी नहीं है। यही को लेकर बड़ा सवाल उठाया जा रहा है।